नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण। प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल कजान के लिए होंगे रवाना। ब्रिक्स के संस्करण का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुआ महत्वपूर्ण समझौता। विदेश मंत्रालय ने कहा, कई दौर की बातचीत के बाद अन्य मुद्दों पर भी हुई प्रगति। इंडी गठबंधन में सीटों की खींचतान के बीच महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। कांग्रेस महाराष्ट्र में कल जारी करेगी अपनी पहली लिस्ट। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने पर दिया जोर। और शुरुआत बिहार से जुड़ी खबर के साथ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। जदयू ने तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाला करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी उन्होंने अपनी इनकम के बारे में गलत हलफनामा दिया है। तेजस्वी यादव पर लगा इनकम टैक्स घोटाले का आरोप। जदयू का तंज, तेजस्वी पद पर रहते हैं तो आय घटती है, नहीं रहते तो बढ़ती है। कौन सा व्यापार करते हैं तेजस्वी यादव जिससे उनकी आय एक साल में 8 गुना हो जाती है? जदयू ने कहा, सैलरी घोटाले के जनक हैं तेजस्वी यादव। बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्मा गई है। जदयू ने राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर इनकम घोटाले का आरोप लगाया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब यह कुछ नहीं रहते तो उनकी आय बढ़ जाती है और जब यह नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तो इनकी आय घट जाती है। तेजस्वी जी कहा करते थे कि हम नाबालिग थे, हम कुछ नहीं जानते थे, मेरे नाम पर जमीन कैसे हो गया। अब तो बालिग हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपने 2014-15 में तेजस्वी जब विधायक नहीं थे तब इनकी आमदनी थी 5,08,019 रुपया सालाना। ये हम नहीं बोलते, उनका इनकम टैक्स रिटर्न बोलता है। और 18-19 में जब विधायक बन गए घट गई आमदनी 1,41,750 रुपया, माने मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा। जदयू नेता ने आरोप लगाया कि जब 2014-15 में तेजस्वी यादव कुछ नहीं थे तब उनकी सालाना आय 5,18,000 थी और जैसे ही तेजस्वी विधायक बने तो उनकी सालाना आय घटकर 1,41,750 रुपए हो गई। 15 के चुनावी हलफनामा में कहते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज हमने दे दिया है और 2020 में 4,10,50,000 का कर्ज। तो ये आया कहां से पैसा? ये आया कहां से पैसा तेजस्वी जी? ये तो कम से कम आप स्पष्ट करिए। इसलिए हम ये अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि आपकी मासिक आय अगर 11,812 रुपया 50 पैसा है तो पंचवर्षीय आय 5 वर्ष की आय आपकी हुई 89,75,360। तो कर्ज के रूप में आपने 3 करोड़ कैसे दे दिया? नीरज ने कहा कि तेजस्वी यादव कौन सा व्यापार करते हैं जिससे कि एक वर्ष में उनकी आय 8 गुना हो जाती है। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से पांव पसार रहा है। नतीजतन दिल्ली में हवा की क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता
खराब से खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर इस प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है। गैस चैम्बर बनती जा रही है देश की राजधानी। दिल्ली में सुबह के वक्त 307 पहुंचा AQI। करीब 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। कारगर उपाय करने में विफल रही दिल्ली सरकार। यूपी और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही है दिल्ली सरकार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन वजह वही हर साल वाली। जी हां, आपका अंदाजा एकदम सही है। दिल्ली का दम एक बार फिर से घुटने लगा है। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो समझ जाइएगा कि आप राजधानी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार वही रटी रटाई दलील देती है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वही पड़ोसी राज्य यूपी, जहां कभी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मसौदा तैयार किया। वही पड़ोसी राज्य हरियाणा, जिसे केजरीवाल ने गृह राज्य बताकर वोट बटोरने की नाकाम कोशिश की। और वही पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां अब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। पिछले करीब 6 दिनों से AQI बद से बदतर यानी खराब से खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। आज सुबह 6 बजे के बाद से ही कई जगह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही दिल्ली में अब आम आदमी का ही दम घुट रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चे भी परेशान हमेशा रहते हैं, आग जलता है, नाक पूरा गंदगी भर जाता है। दिल्ली जो है विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन में आगे। यहाँ तो ये तो रहने लायक अब शहर ही नहीं बचा, लेकिन क्या किया जाए, धंधा पानी है तो कहाँ जाएंगे। देखिए कितना ट्रैफिक है, लोगों को पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल वादा करती है, हर साल दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली में सांस लेना भी अब आसान नहीं है। हर दिन AQI में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि दिल्ली सरकार कुछ कारगर कदम उठा पाती है या फिर पड़ोसी राज्यों पर ही हर बार की तरह हर समस्या का ठीकरा फोड़ती हुई दिखेगी। तो जाना आपने किस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो हवा है उससे हर कोई अब परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, क्योंकि इस दिल्ली में अब दम घुटने लगा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदेव सिंह के साथ मुकुल शर्मा, DD न्यूज। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में आतंकवादियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे कायराना काम बताया है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकियों की कायराना करतूत। घाटी में सामान्य होते हालात से बौखलाए अलगाववादी और आतंकी संगठन। NIA करेगी आतंकी हमले की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हमले की निंदा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र में बढ़ा कश्मीर का भरोसा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादियों के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। दुखदायी घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूं कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे
इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। गंदरबल के गगनगीर में हुई आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गगनगीर आतंकी हमले में मारे गए 7 लोगों में से एक मृतक शशि भूषण अबरोल के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इससे पहले उपराज्यपाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशल क्षेम भी पूछा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 चुनावों में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद घाटी के लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय संविधान में भरोसा जताया है, उसके बाद अलगाववादी जिन्हें बाहरी ताकतों से समर्थन मिल रहा है, काफी परेशान है। इसलिए इस कायराना आतंकवादी घटना को कश्मीर के शांति के दुश्मनों की हताशा भी कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात चक्रवाती तूफान की। जी हां, बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान रौद्र रूप लेता दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। यह चक्रवाती घेरा अगले 24 घंटों में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसकी वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में अलर्ट। तटीय क्षेत्र आ सकते हैं चक्रवाती तूफान की चपेट में। तेज हवा के साथ भारी बारिश की भी आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अपने खास बुलेटिन में बताया कि 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका है। वहीं 24 अक्टूबर को ये तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। And on 24th and 25th, the state is likely to experience heavy to very heavy rainfall at a few places, with isolated extremely heavy rainfall over the district of Odisha, mostly over the coastal district of Odisha, and that red color warning is issued for 24th and 25th. District-wise warning will be issued soon. IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मौसम की ये प्रणाली एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है और तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 24 व 25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। कोई भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर ओडिशा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार ने संभावित चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। We have started the preparation, notwithstanding the intensity and the direction of the cyclonic storm. We are prepared, and the Chief Secretary has already taken on a meeting of the preparation with the collector and district magistrates. The SRC has also taken on a meeting with the concerned collectors. 3 type of warning has been issued. Yellow warning has been issued to few districts, and red warning has also been issued to few districts.
मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने की सलाह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। बिहार के लोगों को रविवार को एक बड़ा तोहफा मिला है। उत्तर बिहार के विकास में नया अध्याय जोड़ते हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर बनने वाले नए सिविल एनक्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को काशी में सिगरा स्टेडियम से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। यह अपने आप में काफी खास होगा। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। उत्तर बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का वाराणसी के सिगरा स्टेडियम से रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत के टर्मिनल भवन और सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 76.65 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बनारस से यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। यह टर्मिनल बनने से काफी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से दरभंगा का जो सपना था, मिथिला का जो सपना था, वो साकार होगा। उत्तर बिहार के विकास में ये एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण बेसमेंट सहित 51,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहाँ रोज 3,000 यात्रियों का अधिकतम फुटफॉल होगा, जबकि प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों की सेवा मिलेगी। इसके अलावा नए टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग, सर्विस ब्लॉक आदि जैसे सहायक भवनों के निर्माण की भी योजना है। यहाँ मंत्रियों के लिए 40 चेक इन काउंटर, 14 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 12 ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल प्रणाली और 30 डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर मशीन, 5 एयरो ब्रिज, आगमन हॉल में 4 कन्वेयर बेल्ट जैसी सुविधाओं की योजना है। पहले चरण में कोड C प्रकार के 7 विमानों की पार्किंग के लिए एक एप्रन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस एयरपोर्ट के वर्तमान एयर स्ट्रिप की लंबाई 9,000 फीट है, अब ये 12,000 फीट होगी। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से पूरे मिथिलांचल को बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उभरते मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इससे रोजगार के साथ व्यापार की भी बढ़ोतरी होगी। पूरा उत्तर बिहार मिथिला के लिए गेम चेंजर होगा। ये नया एयरपोर्ट जो बनेगा वो साल में 30 लाख लोगों को वहाँ से ले जाने की क्षमता है। पर डे 3,000 लोग वहाँ से जा सकते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग है। इस पर जो जमीन है बिहार सरकार टाइम पर एक्वायर करके करीब 70 एकड़ से ज्यादा जमीन दी है। केंद्र सरकार के इस तोहफे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इस एयरपोर्ट के विकास से मिथिला क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार के जिलों का भी विकास होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद।
बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ सिविल एविएशन की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। इसके शुरुआत के बाद से यहाँ 19.13 लाख से अधिक यात्री आवागमन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या वर्ष 2020-21 में 1,53,281 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,26,066 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार की बहुचर्चित उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस योजना से देश के दूर दराज के इलाके फ्लाइट से जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस योजना से कैसे तमिलनाडु के सलेम वासियों को फायदा पहुंचा है। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ उड़ान योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी आसमान में उड़ान भर सके। उड़ान योजना के जरिए केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा को बदल दिया है, जो पहले सिर्फ अमीरों के लिए आरक्षित थी। उड़ान योजना के जरिए गरीब परिवारों के लोगों को कम से कम किराए पर हवाई यात्रा करना संभव हुआ है। इस योजना से आम लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिलता है, साथ ही उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुशी व्यक्त की। नरेंद्र मोदी जी launched this initiative. It was with the belief that aviation can no longer be for the elite or exclusive. He wanted it to be inclusive. He wanted the whole country, each and every citizen of this India, to aspire for air travel. He no longer wanted the हवाई चप्पल वाला to be traveling on the road. He thought हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक सफर जो है ये इस देश में वो सपने को सच सा करने का काम इस सरकार को करना चाहिए और वो करके हमने आज दिखाया है। योजना के तहत सलेम में हवाई सेवा 1 साल से चल रही है और इसे जनता और व्यापारियों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली है। उड़ान योजना के तहत सेलम से बेंगलुरु और कोच्चि के लिए यात्री हवाई सेवा शुरू हो गई है और केंद्र सरकार की इस पहल से सलेम जिले के व्यापारियों ने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि अब वे वाणिज्यिक शहरों से जुड़ गए हैं। फ्लाइट सेलम से चेन्नई है, बेंगलोर, कोच्चि अच्छा है, लेकिन और आगे अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली होगा तुमको और अच्छी सुविधा होगी, जाने आने के लिए बहुत अच्छा होगा, टाइम बचेगा। सब बिजनेसमैन है, ग्रेनाइट की भी है, फैंसी के भी है, सब हर तरह का धंधा है, कपड़ों का है। वो डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट से हमारा समय बचेगा। गौरतलब है कि हर महीने औसतन 10,000 से अधिक यात्री सेलम हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। इस योजना से सलेम के लोहे से लेकर आम तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे से 5 नवंबर को पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली शेड्यूल फ्लाइट रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा रहेगी। इतना ही नहीं, यात्रियों को शुरुआत के 1 महीने तक इसका किराया सिर्फ 999 रुपए ही देने होंगे। आपको छोड़ जाते हैं रीवा के इस विशेष रिपोर्ट के साथ। आप देखिए इस रिपोर्ट को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। रविवार को मध्य प्रदेश के विंध्याचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट की सौगात देकर बरसों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। 5 नवंबर से अब यहां से पहली शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। शुरुआती दौर में रीवा से भोपाल, भोपाल से रीवा की फ्लाइट होगी। रीवा अब खजुराहो और लखनऊ से भी जुड़ रहा है।
इतना ही नहीं, इस रूट पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विमानन सेवा कंपनियों द्वारा शुरुआती 1 महीने के लिए इसके किराए में विशेष छूट दी जा रही है। यात्री केवल 999 रुपए में इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। सूबे के सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, अब वो जमाना गया जब केवल बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे। गया जमाना जब बड़े लोग हवाई जहाज में बैठते थे, हेलीकॉप्टर में बैठते थे। अरे आम आदमी भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? तो ये हमारे लिए हवाई जहाज सबका सर्व सुलभ साधन बनना चाहिए। इसीलिए हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की व्यवस्था, ये है नरेंद्र मोदी जी का सपना। 5 नवंबर से हमारी शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो रही है। रीवा भोपाल, सवेरे रीवा से भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से रीवा आएगी, फिर खजुराहो जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ से खजुराहो आके रात में रीवा में रुकेगी। 1.5-2 महीने के अंदर नई जो बिडिंग प्रोसेस होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली की भी 72 सीटर प्लेन शुरू हो जाए। रीवा में हवाई अड्डे की शुरुआत और किराए में मिल रही भारी छूट से स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। उन्होंने मतलब एयरपोर्ट के लिए कई बार मांगे रखी, तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। ये रीवा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो युवा पढ़ते हैं, व्यापारी क्षेत्र में जुड़े हैं, तो वो 2 घंटे सफर करके अपना काम करके रिटर्न भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। समय का अभाव, समय की बचत, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आपको बता दें कि 1 महीने बाद भी रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा का हवाई किराया केवल 2000 से 2500 रुपए के करीब रहने वाला है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफर कर सके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और मध्य प्रदेश में तो पीएम श्री वायु सेवा योजना भी चल रही है, जिससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली जैसे शहर भी हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। और लगातार उन रूट्स पर भी छूट दी जा रही है, जिससे यात्री 1000 रुपए से 3500 रुपए तक का किराया देकर इन जगहों का सफर कर सकते हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, रीवा।